चलिए अब आज के पोल पे नजर डालते हैं। हमने कहा था कि जैसे 100 वोट हो जाएंगे हम सर से टिप्पणी लेंगे, लेकिन 156 वोट्स हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर आज का हमारा पोल था जो हमने दर्शकों के लिए रखा था, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, इन दोनों में से क्या बेहतर है। 3 ऑप्शन हमने दिए थे, वही गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और एक ऑप्शन था पता नहीं, जिसमें से 21% लोगों ने तो कहा है बहुत ही साफ मन से कि पता नहीं हमें क्या बेहतर है। तो वही आज के शो से जान जाएंगे कि उनके लिए दोनों बेहतर है या फिर दोनों में से क्या बेहतर है। और सर इसके अलावा 44% लोग हैं जिन्होंने गोल्ड ईटीएफ को कहा है कि उनके लिए ये बेहतर है, और 35% लोग हैं जिन्होंने सिल्वर ईटीएफ को कहा है। इस पर सर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे, आप किस तरीके का माइंडसेट इन्वेस्टर्स का देख रहे हैं। साथ ही एक सवाल और हमारे दर्शक का मैं ऐड कर दूं जो इसी को और सपोर्ट करता है, इस पोल को। उन्होंने पूछा भी यही है कि क्या सिल्वर से निकलकर गोल्ड में शिफ्ट होना सही रहेगा। द स्टडी स्पॉट नाम से इनका अकाउंट है, इन्होंने सवाल भी पूछा है। सब देखिए, अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों की रैली को कंसिडर करें और अगर हम देखें तो एक गोल्ड सिल्वर का एक रेशो भी होता है जो पैरामीटर बनता है कि कौन सा कमोडिटी जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है। और अगर उस रेशो की तरफ हम ध्यान दें तो पहले ऐसे सिनेरियो था कि जिसमें सिल्वर चीप था, और अब अगर आज का सिनेरियो लेते हैं तो आज के सिनेरियो में सिल्वर जो है वो गोल्ड को मात दे चुका है रिटर्न परफॉर्मेंस में। और अगर अभी का सिनेरियो हम कंसीडर करें तो गोल्ड सिल्वर के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। तो अगर हम दोनों कमोडिटीज को कंसीडर करें तो मे बी गोल्ड इस वक्त सस्ता मिलेगा, सिल्वर बहुत हाई जा चुका है, मे बी प्राइस कॉस्टली प्राइस हो चुका है इस वक्त। तो अब कौन सा बेहतर रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंपैरिजन है कि कौन सा बेहतर है। और तो खासकर ये कि दोनों जो है अलग फैक्टर्स पे प्ले कर रहे हैं, सिल्वर भी और गोल्ड भी। किसी भी इन्वेस्टर के लिए अब क्या सिल्वर से निकल के गोल्ड में चले जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर दोनों का ही हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बने रहना चाहिए। हाँ, आप एसेट एलोकेशन या बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूर कर सकते हैं कि सिल्वर में आपने जो अगर प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो वहां का प्रॉफिट आप बुक करके आप गोल्ड में आ सकते हैं, वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइदर और ऑप्शन की बात है कि सिल्वर से निकल के पूरी तरह से गोल्ड में चले जाना चाहिए, तो वो कह पाना बहुत मुश्किल होगा। दोनों, गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, तो मैं मानता हूं कि इसका ज्यादा अच्छा हिस्सा होता है आपके एसेट एलोकेशन में और होना चाहिए। वहीं सिल्वर आपका जो है एक अच्छे रिटर्न पे बैठा है और सिल्वर से एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के भी अच्छा रिटर्न देगा। तो एसेट एलोकेशन का हिस्सा बना के चलिए और उस प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी को जरूर कैश इन कर सकते हैं अगर उस पे आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो। ठीक है सर। चलिए इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री अय्यप्पन जी हमारे प्राइम मेंबर के तौर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दी बोनस के परिवार में, अपना भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शक भी जान ले किस तरीके से अगर वो दी बोनस का प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है, सामने ही आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा अभी लाइव देखते वक्त भी। अदरवाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर टैप करते ही आपके सामने एक लेवल ओपन होगा, ₹199 को सिलेक्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए। बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट बोनस सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए बनाता है, साथ ही हमारे वेबिनार्स और हमारे इवेंट्स में आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस भी मिलता है। चलिए अब इसी बीच आपको दिखाते हैं गोल्ड ईटीएफ में एक दिन में किस तरीके की गिरावट जो है देखने को मिली है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिस्ट में नाम है आदित्य बिरला गोल्ड ईटीएफ का, जिसमें 10.25% तक की गिरावट देखने को मिली। सिर्फ एक दिन की गिरावट है ये। एक्सिस गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करें 9.36% की गिरावट इसमें देखने को मिली। टाटा गोल्ड ईटीएफ वहीं पर है, 8.85% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली। और सिर्फ एक दिन की गिरावट आपको दोबारा बता दें, डीएसपी गोल्ड ईटीएफ में एक ही दिन में 8.36% की गिरावट देखने को मिली। निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ में भी 7.99% तक की गिरावट जो है देखने को मिली है मात्र एक दिन में। सर ये जिस तरीके की गिरावट हमें एक दिन में दिख रही है गोल्ड ईटीएफ में, मौजूदा हालात देखें सर तो इसमें गोल्ड ईटीएफ को सेफ हेवन मानना कितना रीजनेबल होगा? देखिए, गोल्ड को अगर सेफ हेवन माना जाता है तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से माना जाता है। हम यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ की जब बात करते हैं तो आप फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, क्योंकि ईटीएफ जो है एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है। हाँ, जब आप फिजिकल गोल्ड बाइंग करते हैं तो आप एक सेफ हेवन की तरह बाई करते हैं कि आपके कभी इमरजेंसी में काम आएगा या आपके किसी फ्यूचर गोल के लिए काम आएगा। लेकिन जब आप ईटीएफ या इस म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो आप प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप
करते हैं। अब ये जो एक दिन में गिरावट देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जब आप शॉर्ट टर्म इतना हाई रैली देख रहे हैं तो हो सकता है ऐसा भी सिनेरियो आएगा जिसमें आपको एक दिन या के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर आपको एक बहुत अच्छा जो है डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी एसेट क्लास है वो एवरग्रीन एप्रिशिएटिंग एसेट क्लास नहीं हो सकता। कोई भी एसेट क्लास है, गोल्ड लें या इक्विटी लें, वोलेटाइल होता है, उसमें जहां एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, डाउनसाइड भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को ये जरूर समझना चाहिए कि डाउनसाइड उनको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि गोल्ड इतना हाई अप्रिशिएट किया है और ये एक दिन का डाउनफॉल ये दिखाता है कि जो शॉर्ट टर्म रैली है वो आपको किस तरह से आपको लेना चाहिए, किस तरह क्या सोच के आपको निवेश करना चाहिए कि अपसाइड भी है जहां पे हाई भी है और डाउनसाइड भी हाई आपको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन आपका गोल्ड एक एसेट क्लास माना जाता है। सर, इस तेज़ी के दौरान कई सारे ऐसे निवेशक हैं, कई सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला हिसाब किताब यहाँ पर उनके लिए बन रहा है कि चलो ठीक है, तेज़ी आ रही है तो फिर लगातार इसमें थोड़ा सा पैसा डाल के शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की कोशिश की जाए। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है ये थोड़ी सी रिस्क वाली है कि ठीक है कि मतलब अभी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, दोनों कमोडिटीज़ को बूस्ट अप मिल रहा है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो ठीक है? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि जब इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि मुझे एप्रिसिएशन ही देखने को मिलेगा, मैं सही टाइम पे एप्रिशिएट करेगा, मैं सही टाइम पे प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा। तो वो जो टाइमिंग जो होता है मार्केट में, वो टाइमिंग बहुत मुश्किल होता है और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स टाइमिंग में मिस्टेक करते हैं। क्योंकि कितना एप्रिशिएट करेगा, कब डाउन जाएगा, कहाँ पे उनको रुकना चाहिए, कहाँ पे उनको एग्जिट करना चाहिए, ये निर्णय शॉर्ट टर्म में लेना बहुत मुश्किल होता है। अब पिछले एक साल का ही अगर हम सिनेरियो देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए ये डिसाइड करना है कि कौन सा एग्जिट पॉइंट होगा, ये बहुत मुश्किल है। तो जब आप शॉर्ट टर्म में एग्जिट डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वहां पे वही एसेट क्लास आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि शायद आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलेंगे इन्वेस्टर्स, तो गोल्ड भी उतना ही वोलेटाइल है, रिस्क फैक्टर्स पे उतना ही हाई है जितना इस वक्त इक्विटी है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू जो है इन्वेस्टर्स के लिए, वहां पे गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब रिस्क टेकर जो हैं उनके लिए तो चलिए खैर एक कह सकते हैं कि इनकेस अगर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है उनका तो फिर वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से करें, वरना तो फिर जो कंजर्वेटिव और मॉडरेट हैं तो उनको तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना ही चाहिए। राइट सर? हाँ, जो देखिए इवन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए, जैसा मैंने कहा कि एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आपकी नहीं है कि मुझे कब एग्जिट करना है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इन्वेस्टर्स अगर ये सोच के चले कि मैंने अभी निवेश किया है, मुझे इतना % अगर रिटर्न मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अब हम क्योंकि जिस स्टेज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहली बात तो उस स्टेज पे पिछले एक साल का रिटर्न देख के एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना, पहली गलती तो वही होगी कि अगर एक साल में गोल्ड ने इतना दिया है तो शायद मैं इस एक साल के अंदर भी उतना गोल्ड रिटर्न कमा सकता हूं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्ड करनी चाहिए। वो सबसे पहली गलती होगी। दूसरा, एग्जिट स्ट्रेटेजी आपकी क्या है वो पहले से डिसाइड करके चलना पड़ेगा। एग्जिट स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने निवेश किया, गोल्ड एप्रिशिएट कर गया, शॉर्ट टर्म में आपको जो है प्रॉफिट मिल गया, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए। अब ये कितने इन्वेस्टर्स कर पाते हैं ये हम भी जानते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने कहा गलतियां ज्यादा होती हैं, खासकर जब ऑलरेडी रैली हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके चल रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप जो है इससे कमाते हैं या आप इसमें पैसा गंवाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह अगर इसको कंसीडर करेंगे तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कंसीडर करेंगे तो फिर जहां नुकसान होगा, जहां पे फायदा होगा ज्यादा, वहां पे ज्यादा नुकसान होने के भी चांसेस है और एक्सपेक्टेशन गलत सेट होने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर निवेश करते हो ज़्यादा यहाँ पर मुफीद रहेगा और उसके लिहाज से आप अपनी स्ट्रैटेजी भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए, गोल्ड की गिरावट की बात हुई थी, जरा अब सिल्वर के ETF की भी एक दिन की जो गिरावट देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कल और आज में थोड़ा सा मॉर्निंग में के सेशन में खासतौर पर अच्छी गिरावट देखने को मिली है। टाटा सिल्वर ETF यहाँ पर 15.77% की इसमें गिरावट देखने को मिली। मेरे एसेट के सिल्वर ETF की अगर बात करें तो 10.74% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। ईडलवाइज सिल्वर ETF 10.28% का इसमें भी निगेटिव रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सिल्वर ETF ने
2.28% का रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF 9.97% का नेगेटिव रिटर्न सर इसने दिया है। सर दोनों कमोडिटीज़ को अगर थोड़ा सा कंपेयर करें और गोल्ड ETF और सिल्वर ETF दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक कमोडिटी, एक फंड को अगर छोड़ दें, टाटा सिल्वर ETF को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा 15.77% गिरावट देखने को मिली थी। दोनों में ही सर इक्विवेलेंट 10% 9% के आसपास गिरावट देखने को मिली है दोनों कमोडिटीज़ में। वोलेटिलिटी के लिहाज से सर देखा जाता है कि सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसमें अगर गिरावट आती है तो फिर सबसे ज़्यादा गिरावट उसमें आती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कमोडिटीज़ में इक्विवेलेंट गिरावट देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, ये निश्चित तौर पे है कि सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल होता है कंपैरिजन टू गोल्ड, और उसका कारण है कि जिस फंडामेंटल्स पे दोनों कमोडिटीज बेस है वहां पे सिल्वर का जो वोलेटाइल होना है वो स्वाभाविक है, जब क्योंकि सिल्वर का मेन डिपेंडेंट इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, गोल्ड का मेन डिपेंडेंस अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, तो इसलिए सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब डाउनफॉल तो हमें इतना देखने को मिल रहा है क्योंकि हमें अपसाइड बहुत अच्छा देखने को मिल चुका है। कोई भी फैक्टर जो ऐसा रोल प्ले करेगा जो दोनों कमोडिटीज को डाउन लेके आएगा, मुझे लगता है हमें इस वक्त हाई डाउनसाइड ही देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्ट करना कि अपसाइड इतना हो गया है और डाउनसाइड में मुझे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन गलत होगा। अब ETF है, देखिए ETF के अंदर एक और फैक्टर होता है कि जो आपका ETF बाइंग प्राइस होता है और NAV, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अगर प्रीमियम पे अगर आप ETF बाय कर रहे हैं तो एक प्राइस जो जितना ज्यादा दोनों में NAV और बाइंग प्राइस में जो है, बाइंग और सेलिंग प्राइस में जितना डिफरेंस होगा ETF के अंदर, उतना ही ETF का वोलेटाइल होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग है वो सही नहीं है। तो ETF के अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस डाउनसाइड में ऐड हो सकते हैं। तो इसलिए जब हम ETF की बात करते हैं खासकर स्पेसिफिक, तो स्टॉक एक्सचेंज पे है, लिक्विडिटी अच्छी है, बाइंग एंड सेलिंग, डिमांड सप्लाई चल रहा है। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज में, एक स्टॉक्स के अंदर जब हम इतनी डिमांड सप्लाई में, जब हम एक एक दिन के अंदर हम इतना डाउनसाइड देखते हैं, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर जब ETF में निवेश करते हैं तो वहां पे भी खासकर इस सिनेरियो में जब दोनों कमोडिटीज इतनी वोलेटाइल हैं तो इतना डाउनसाइड आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक दिन के अंदर हो सकता है इससे ज्यादा भी आपको कभी जो है डाउनसाइड देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहिए कि ETF में अगर वो निवेश कर रहे हैं तो केवल एप्रिसिएशन नहीं होगा, उनको डाउनसाइड भी देखने को मिलेगा।